वेलकम टू द शो। आज हमारा विषय बहुत ही चर्चित है, बहुत ही टॉक्ड अबाउट, बहुत ही एंटिसिपेटेड टॉपिक है और टॉपिक है सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी। यानी कि जो प्रसूति डिलीवरी का मार्ग है वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का रूट न होके ये सिजेरियन सेक्शन का डिलीवरी का रूट है। यानी कि ज़रिया ये है कि पेट पे कट यानी चीरा लगाया जाएगा और बच्चेदानी यूट्रस के अंदर चीरा लगाया जाएगा और उसके पश्चात बच्चा नीचे की जो नल और रास्ता है वहाँ से न गुजर के पेट से निकाला जाएगा। देखिए ना, पहला प्रश्न जो उठता है वो ये है, मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है, मुझे सिजेरियन का चांस रिस्क तो नहीं है। दूसरा प्रश्न उठता है, सिजेरियन अगर मुझे कराना पड़ा तो मुझे कब पता चलेगा डॉक्टर साहब। तीसरा प्रश्न, आपने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, पर प्रसूति के दौरान मैंने सुना, डिलीवरी के ट्राई के दौरान, लेबर पेन के दौरान ये सुना कि किसी को अचानक से सिजेरियन में की डिलीवरी की तरफ बदल दिया गया और इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या मैं भी ऐसे रिस्क पर हूँ। अगला प्रश्न ये होता है, यदि मेरे को सिजेरियन कराना पड़ गया तो फिर तो डॉक्टर साहब मैं तो आम घर का कामकाज तो करना दूर की बात है, जो छोटा सा बच्चा मेरा पैदा हो रहा है मैं इसी का ध्यान कैसे रखूंगी, आप बताएं, क्योंकि मेरा तो ऑपरेशन होगा। चलिए, सबसे पहली बात, सिजेरियन क्यों करना पड़ता है? क्या नॉर्मल डिलीवरी सबकी नहीं करी जा सकती? सिजेरियन करने की कुछ इंडिकेशंस होंगे, है ना, कोई ना कोई तो हमारे को संकेत मिलते होंगे। कुछ सिजेरियन करने के एब्सोल्यूट इंडिकेशन है और कुछ रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब है सिजेरियन के अलावा कोई और चारा ही नहीं है, कोई और ट्रायल, कोई और तरीका, कोशिश तक वेजाइनल डिलीवरी की करने से सिजेरियन एब्सोल्यूट इंडिकेशन का मतलब है यदि हम चाहें भी तो हम वेजाइनल डिलीवरी करके बच्चा डिलीवर नहीं कर सकते, कोशिश करने पर भी, यहाँ 100% ही आपको सिजेरियन सेक्शन कराना पड़ेगा। रिलेटिव इंडिकेशन का मतलब ये है कि नॉर्मल डिलीवरी ना करके सिजेरियन सेक्शन की डिलीवरी करना बेहतरी है। नॉर्मल डिलीवरी भी करी जा सकती है, पर उस नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क हो सकते हैं और नॉर्मल डिलीवरी करते समय ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है कि हमको सिजेरियन करना पड़े। अब ऐसी भी परिस्थिति होती है कि जैसे कि बच्चे के दिल की धड़कन थोड़ी थोड़ी गिर रही है, पर डिलीवरी का रास्ता बाकायदा खुला हुआ है और बच्चा नीचे की तरफ भी आ रहा है, तो डॉक्टर को तोलना पड़ता है कि क्या मैं कुछ रिस्क लेके फटाफट वेजाइनल डिलीवरी करा दूं या मेरे पास इतना समय है कि मैं बेहोशी दे के उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उसका कंसेंट करके उसको सिजेरियन करके उस तरह से बच्चे को ज़्यादा स्वस्थ बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये आपके लॉजिस्टिक्स पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आपके शफे पे, बच्चे की गिरती धड़कन पे, खुले रास्ते पे, उसके नीचे आने पे, आपकी डिलीवरी की स्पीड पे, मदर में कितनी जान बची है उस वक्त दम लगाने की, उस पर डिपेंड करता है। इसी तरह आप देखिए कि ऐसे परिस्थिति हो सकती है कि हम ये नहीं कह रहे कि हर मरीज जिसको डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है या उसको सिजेरियन ही कराना है। कई बार डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के साथ भी नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है, पर अगर डिलीवरी के दौरान आपके शुगर्स बिल्कुल ही अटपटे हो गए, शुगर की वजह से बच्चे की धड़कन गिरने लग गई, ब्लड प्रेशर ठीक था बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो गया, ब्लड प्रेशर की वजह से बच्चे के दिल की धड़कन गिरने लग गई, तो हम नहीं कह रहे थे कि हम आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही चाह रहे थे, हमको उस वक्त करना पड़ रहा है प्रोज एंड कॉन्स को वे करके। तो चलिए पहले मैं बताती हूँ कि एब्सोल्यूट इंडिकेशन यानी चारा ही नहीं है, सिजेरियन ही करना है, तो कौन से होंगे। एब्सोल्यूट इंडिकेशन कि जो लेडी है ना उसका जो पेल्विस है ना, यानी जो बोनी स्ट्रक्चर है ना, वो ही इतना टाइट या इतना छोटा या इतना कॉन्ट्रैक्टेड है कि उसमें बच्चा नीचे आ ही नहीं सकता।
जब डॉक्टर अंदर से जांच करता है और वो देखता है कि वो रास्ता एडिक्वेटली खुला है कि नहीं, तो वो दो चीजें देखता है। एक वो देखता है हड्डियों का सांचा, जो आपकी बोन्स हैं, जो बदल नहीं सकती, जो स्ट्रेच नहीं हो सकती, जो पुल नहीं हो सकती। और दूसरी चीज होती है बच्चेदानी का मुंह, सर्विक्स, वो बंद है, टाइटली बंधा है, लंबा है, खुला है, किस किस्म का है। वो तो खुल बंद हो सकता है, पर हड्डियां तो खुल बंद नहीं सकती। तो सबसे पहले ये है कि वो रास्ता अगर बहुत टाइट है, pelvic contraction that is a very tight root of bony structure जिसमें से बाहर नहीं आ सकता। दूसरा, बच्चे का और माँ के बोनी स्ट्रक्चर का साइज डिफरेंस। अब बच्चे का सिर है, बच्चे के सिर का साइज और बोन का साइज। बच्चे का सिर छोटा होगा तभी तो उसमें वो बोन में से निकलेगा। अब अगर बोन ही छोटी और बच्चे का सिर बड़ा है तो वो बच्चा तो बाहर निकल ही नहीं सकता। इस तालमेल को सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन बोलते हैं, यानी कि बच्चा बड़ा है और जो पेल्विक स्ट्रक्चर है वैसे तो नॉर्मल है वो किसी भी नॉर्मल बच्चे के निकलने के लिए, पर इस पर्टिकुलर बच्चे के सर के साइज के हिसाब से वो छोटा पड़ रहा है। तीसरी बात, ऑल्नाल प्लेसेंटा आपने सुना होगा। प्लेसेंटा जो होता है ना, वो यूट्रस है ये, तो यूट्रस का ये मुंह है, तो वो यहाँ कहीं ऊपर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ये मुंह खुलना है। अगर वो इस मुंह पर ही जाके बैठ गया है तो बच्चा चाहने पे भी कहाँ से निकलेगा, वो प्लेसेंटा तो जगह ही नहीं दे रहा। नीचे का हिस्सा चाहे खुल जाए पर प्लेसेंटा तो जगह ही नहीं देगा। और अगर वो बहुत करीबी आधा ब्लॉक करा हुआ है तो भी बहुत ब्लीडिंग होगी। तो प्लेसेंटा जो लो लाइन प्लेसेंटा है, स्पेशली प्लेसेंटा प्रीविया जो ग्रेड 4 यानी कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया है, ग्रेड 3 या ग्रेड 2 भी इसमें सिजेरियन सेक्शन होता है। कई बार पता है क्या होता है कि ये यूट्रस है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ट्यूमर बैठा है, रसौली। वो रसौली ऐसी जगह पर है कि वो रास्ता ही नहीं देगी डिलीवरी के लिए। इस कारण भी हो सकता है। कई बार इसलिए हमको पक्का सिजेरियन करना है क्योंकि पहले ही हमारे 2 सिजेरियन हो चुके हैं। कई बार इसलिए भी हमको पक्का एब्सोल्यूट सिजेरियन करना है क्योंकि पिछली बार जो सिजेरियन हुआ था, चाहे वो पहला सिजेरियन ही क्यों ना था, पर उसमें सिजेरियन के बाद सिजेरियन के स्कार में, उसकी हीलिंग में या बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन हो गई, यानी कि सिजेरियन होने के बाद बुखार हो गया, वो जगह में इन्फेक्शन हो गई। तो कोई हमें गारंटी नहीं है कि वो जो चीरा लगा था, वो जो चीरा जुड़ा, वो चीरा स्ट्रॉन्ग जुड़ा कि नहीं जुड़ा। तो जो अगर हमने नॉर्मल डिलीवरी का प्रेशर उसको दिया तो वो यूट्रस छिद सकता है, फट सकता है, डेहिसेंस हो सकता है। तो ये रिस्क नहीं लेना। एक और कि पहले सिजेरियन था और दूसरी बार डिलीवरी ट्राई करते हुए वो स्कार फट गया, या नॉर्मल डिलीवरी पहले कभी नहीं हुई थी, ना ही कभी कोई सिजेरियन हुआ था, यानी पहली प्रसूति है या पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, कभी सिजेरियन नहीं हुआ, पर किसी कारणवश यूट्रस फट गया था, चाहे डिलीवरी के दौरान या 9 महीने के दौरान, यानी यूट्राइन रप्चर। और भी कई कारण हैं, फिलहाल के लिए ये ऐसे भी कारण हैं जो इन्फेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि HIV में नॉर्मल डिलीवरी के रूट के बजाय पेट काट के डिलीवरी करना यानी सिजेरियन करना। जेनाइटल हर्पीज यानी प्राइवेट पार्ट्स की हर्पीज इन्फेक्शन में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते क्योंकि जब बच्चा वहां से गुजरेगा तो वो मदर के लिक्विड अपने अंदर पिएगा या उसकी आंखों में, चेहरे पे वो हर्पीज होगा, तो उसको हर्पीज की तकलीफ पैदाइशी उस लिक्विड के थ्रू जाते जाते में ही हो जाएगी। तो कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिसमें इस कारण हमको मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य सिजेरियन ही करना है। अब बात करते हैं एक और मुद्दे की। आपने सुना होगा कि बच्चा होता है और बच्चा जो है या तो सर बच्चे का नीचे है,
जब सर बच्चे का नीचे है यानी कि सर पहले निकलेगा, वो नॉर्मल डिलीवरी है। यदि बच्चा उल्टा है यानी कि पैर नीचे है, ये पैर है और ऊपर सर है यानी पैर पहले निकलेंगे, इसे ब्रीच डिलीवरी बोलते हैं। पहले वेजाइनल रूट से ब्रीच डिलीवरी करी जाती थी, पर अंत में क्या होता है, बहुत हाई चांस है कि सर ही अटक जाए और सर बड़ा है वो निकला ही नहीं। आप सोचें कि बच्चा यहाँ से नीचे तो निकल गया और सर अटक गया, उसकी खींचतान में बच्चा मर सकता है, उसकी यहाँ की नर्व्स खींच सकती हैं, उसको कुछ नर्व्स में पैरालिसिस आजीवन तकलीफ हो सकती है। इस कारण जो पहले प्रथा थी कि वेजाइना के थ्रू डिलीवरी उल्टे बच्चे की भी करी जाती थी, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करी जा सकती, पर जो रिस्क है वो इतना बड़ा है कि इस कारण सिजेरियन डिलीवरी एब्सोल्यूट मानी जाती है। और आपने ये भी सुना होगा कि कॉर्ड होती है यानी कि जो ओलनाल की जो नल होती है, नल कॉर्ड जो हमारी नाभि के साथ जुड़ी होती है, वो ना पानी के अंदर इधर उधर घूम रही होती है। कई बार वो बच्चे के आसपास एक टाई समझते हैं, नेक टाई ऐसे था और ऐसे करके बंध गई, एक राउंड ले लिया। अब जब बच्चा नीचे आ रहा है तो वो खींचेगा नहीं खींचेगा हमें नहीं पता, पर ये भी होता है कि बच्चे के आसपास दो घूमी हुई हैं कॉर्ड। अगर दो लूप ऑफ कॉर्ड है यानी 2 बार कसी हुई है तो 100% सिजेरियन ही करना है, एब्सोल्यूट इंडिकेशन। पर अगर एक है तो 100% नहीं है, ये रिलेटिव है कि देखेंगे नॉर्मल डिलीवरी, कोशिश करते हैं, बच्चा अगर नीचे आता है, अगर ये नल लूज है तो वो डिलीवर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि नल पूरी घूमी हो सकता है बस ऐसे ही हो और ऐसे माला की तरह आगे आई हो सकता है कि डिलीवरी के दौरान वो गले से निकल जाए, हो सकता है बस वो यहाँ से गुजर रही हो। ये बातें कई बार सोनोलॉजी पे क्लियर नहीं होती, पर अगर 2 नल जारी हैं तो सिजेरियन ही होना है। ये मैंने आप सबको बताई एब्सोल्यूट इंडिकेशंस। अब बात करते हैं रिलेटिव इंडिकेशन। रिलेटिव इंडिकेशन सबसे पहले तो मैंने ये बता दी कि एक सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड यानी एक बारी घूमती हुई नल गर्दन के आसपास बच्चे के जा रही है। बच्चे को अगर दिल की धड़कन माँ की पेन शुरू होने से पहले ही हो गई है यानी फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, तो हम तब कर सकते हैं। हम तब भी कर सकते हैं जब हम लोग ये देखते हैं कि जो हमको तकलीफ है वो तकलीफ डिलीवरी शुरू हो गई है, बच्चेदानी का रास्ता खुल गया है पर अभी बहुत ही कम खुला है और बच्चे की धड़कन गिर रही है। इतना टाइम अगर हम लगाएंगे उसके रास्ते को खुलने में तो बच्चा बहुत तकलीफ हो सकती है और बच्चे की धड़कन कम होने की वजह से बच्चे को ऑक्सीजन कम आएगी तो उसको ब्रेन को सप्लाई कम जाएगी तो ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। सांस कम मिल रहा है ब्रेन को तो बच्चा चोक हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म इशू बन सकता है। देखिए ना, मतलब इतनी सारी प्रोफाउंड प्रॉब्लम्स होती हैं कि सोचना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर पहले सिजेरियन हुआ है तो हो सकता है कि हमको सेकेंड टाइम भी सिजेरियन करना पड़े, तो ये रिलेटिव हो गई। प्रीवियस 1 सिजेरियन, सेकेंड सिजेरियन, अगर पहले वाले ही कोई कॉजेज हैं कि रास्ता ही छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं। पर अगर पिछली बारी बच्चे का सर बड़ा था, अब ये छोटा है तो कोई बात नहीं। अगर बच्चे का वजन 4.5 किलो से ज्यादा है तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन है, पर अगर बच्चे का वजन 3.5 किलो से 4 है तो क्वेश्चन मार्क है, नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं। 4 से 4.5 भी क्वेश्चन मार्क है, पर 4.5 के ऊपर आपने सिजेरियन ही करना है। अगर माँ को डायबिटीज है और वो इंसुलिन डिपेंडेंट है और काफी अनकंट्रोल है तो आपको सिजेरियन ही करना है। पर अगर उसको माइल्ड डायबिटीज है और वो दवाइयों पर है या सिर्फ डायबिटिक डाइट पर है या हल्की फुल्की इंसुलिन पे है तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। अगर उसको ब्लड प्रेशर है थोड़ा सा ही है और बच्चे को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बच्चे का वजन कम नहीं है, बच्चे को सांस ठीक आ रही है, बच्चे के आसपास पानी कम नहीं है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। अगर बच्चे का वजन बहुत कम है, अगर बच्चा बहुत समय से पहले पैदा हो रहा है यानी कि 34 हफ्ते से भी पहले पैदा हो रहा है तो आप फिर सिजेरियन करेंगे। समझ रहे ना। अगर आपके अचानक से बैग ऑफ मेम्ब्रेन पानी फट गया है और आपको तकलीफ है
पानी फट गया है और आपको तकलीफ है और उस तकलीफ के कारण अब आपके बच्चे का रास्ता तो खुला नहीं है पर पानी लीक कर रहा है और दवाइयाँ देने पर भी वो रास्ता नहीं खुल रहा है या 2 दिन से ऊपर हो गए हैं, लीकिंग हो रही है, वहाँ इन्फेक्शन होने के चांस है, तो सिजेरियन करें। तो देखिए इसमें ना एब्सोल्यूट नहीं है। चलते चलते एज वी ट्रैवल द जर्नी, जब हम उस रास्ते चलते हैं तो हमें भी पता चलता है, आपको भी पता चलता है। तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं वो उस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आपने देखा फीटल डिस्ट्रेस, सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक, नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर, सब कुछ सही है पर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। डिस्टोशिया यानी कि शोल्डर अटक रहे हैं, सर अटक रहा है और रॉन्ग पोजीशन है यानी लॉन्ग लाई है, उल्टा है। आप सोचो बच्चा है ही ऐसा, लॉन्गिट्यूडनल, हॉरिजॉन्टल, ना तो वो पैर से बाहर आ सकता है ना वो सर से बाहर आ सकता है, ऐसे है तो आपको काटना पड़ेगा। कई बार ट्विन्स जो हैं, हर ट्विन को तो नहीं करना सिजेरियन, पर मोस्टली मल्टीपल बर्थ यानी ट्विन या 2 से ज़्यादा ट्रिपलेट वगैरह में सिजेरियन करना पड़ जाता है। खासकर अगर एक बच्चा सीधा है, एक बच्चा उल्टा है, एक का वजन कम है, एक का वजन ज़्यादा है, एक की ग्रोथ ठीक नहीं है, एक की ग्रोथ ठीक है, या कोई कॉम्प्लिकेशन ही आ गई, तो कितनी कितनी परिस्थितियां हैं। हाल फिलहाल मैं इतनी देर से आप सब लोगों से बात कर रही हूँ, मैं इतना ही टॉपिक आज सिजेरियन का कवर कर पाई हूँ। आज के लिए इतनी ही बातचीत करेंगे क्योंकि सिजेरियन क्यों करना है। बात और हम छोटी सी बात कर लेते हैं कि क्या अगर पहले सिजेरियन हुआ है तो क्या नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती? इसको वीबैक बोलते हैं, वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी। मेरा पहले सिजेरियन हुआ था, चाहे डॉक्टर ने कहा था कि अगली बार भी आपको सिजेरियन ही कराना पड़ेगा, या मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि ये मेरा सिजेरियन होने वाला है, अचानक से सिजेरियन हो गया, या मेरे को सिजेरियन डॉक्टर ने बता दिया था और कहा था कि जरूरी नहीं है कि अगली बार भी ऐसे ही होगा। अब की बार तुम्हारा बच्चा जैसे हॉरिजॉन्टल है, जरूरी थोड़ी है कि अगली बार वो सिफेलिक यानी कि सर के बल नीचे नहीं वाली पोजीशन में नहीं हो सकता। अब की बार ऐसा है तो अब की बार ऐसा है, अगली बार अगर नॉर्मल होगा तो हम नॉर्मल कर देंगे। तो सवाल ये है कि आप वेजाइनल बर्थ नहीं हो सकता सिजेरियन के बाद। तो अगर आप एब्सोल्यूट इंडिकेशंस हटा दें जो कि हर बारी ही सेम होने वाली हैं, आपके चलिए आपको जुड़वा बच्चे थे या 2 से ज़्यादा बच्चे थे, अगली बार एक बच्चा है, चलिए आप मान लीजिए कि अब की बार बच्चा उल्टा था यानी कि सर ऊपर था पाँव नीचे थे, या सर ही और पाँव ही इस तरह से था, अगली बार तो ज़रूरी नहीं है। अब की बार बच्चे की धड़कन गिर गई, अगली बार तो ज़रूरी नहीं है। अब की बार बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी यानी मिकोनियम हो गया, यानी कि जिसकी पॉटी थी वो मिकोनियम बोलते हैं और वो लिक्विड के साथ मिक्स हो गई और उसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस हो गया, अगली बार तो ज़रूरी नहीं है। अब की बार आपको जो सिजेरियन पिछली बार आपको जो सिजेरियन हुआ था वो इस कारण हुआ क्योंकि आपका इतनी दवाई देने पे भी बच्चेदानी का रास्ता नहीं खुला, अगली बार तो ज़रूरी नहीं है। आप अच्छा भला डिलीवर कर रही थी और रास्ता खुल रहा था पर कहीं जाके वो अटक गया और वो नीचे नहीं आ पाया, नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर हो गया या डिस्टोशिया हो गया, जरूरी तो नहीं है अगली बार। आपकी बार वजन आपका 4.5 किलो बच्चे का है, उसकी अगली बार जरूरी तो नहीं है। आपकी बार आप इतनी मोटी हैं कि आप ही से दम नहीं लग रहा है, अगली बार तो जरूरी नहीं है ना। आपकी बार आपको सिजेरियन कर रहे हैं क्योंकि 2 बार नल जारी, कॉर्ड जारी है, पर अगली बार तो जरूरी नहीं है। आपकी बार जो आपका सिजेरियन है इसमें किसी कारणवश, है ना, आपका पिछली बार सिजेरियन हुआ था, आपकी बार बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो गया और शुगर भी कंट्रोल नहीं हुई, पिछली बार बेशक नॉर्मल डिलीवरी थी तो आप सिजेरियन कर रहे हैं, तो 60% चांस है कि जिन लोगों का पिछली बार सिजेरियन हुआ था और उनके साथ एब्सोल्यूट इंडिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है तो अगली बार उनका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। पर उस हमने 60% क्यों बोला? जिसको हमें दिखता भी है कि 100% हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, फिर भी 60% चांस है कि हम कर पाएं, 40 ना कर पाएं। इसमें तो देखिए फिर जो परिस्थिति है सो है। एक बात और बता दूं, जब हम सिजेरियन करते हैं ना तो जब हम चीरा लगाते हैं उसको हम कहते हैं स्कार। तो वो जो स्कार आपको पेट पे दिखता है ना वो तो हमने पेट की लेयर सी है, पर जो हम यूट्रस काटते हैं ना वो नीचे यूट्रस काटते हैं, यूट्रस का भी स्कार होता है। यूट्रस का जो स्कार होता है वो हम तो जोड़ते हैं पूरा सिलाई करके, कितना वो जुड़ा, कितना थिक जुड़ा, कितना स्ट्रॉन्ग जुड़ा, ये हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं जब आप गर्भवती होती हैं, उसकी कितनी थिकनेस है उस पे भी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या ये नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती है अगली बार के नहीं। अगर उसकी थिकनेस कम है
यानी 3 mm, मिलीमीटर। आप सोचो मिलीमीटर कितना छोटा, मैं तो सेंटीमीटर की भी बात नहीं कर रही, मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर से अगर उसकी पतली थिकनेस है तो हम कहते हैं कि हम नहीं करना चाहते हैं, आपको वेजाइनल डिलीवरी का ट्राई भी नहीं देना चाहते, आप सिजेरियन की कैंडिडेट है। क्यों? क्योंकि वो सिजेरियन के दौरान वो जो सिजेरियन डिलीवरी है वो आपके गर्भ के दौरान भी बच्चे के साइज बढ़ने की वजह से छिंच के फट सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि डिलीवरी के दौरान वो फट रहा है, मैं तो कह रही हूँ कि बिना दर्द के गर्भ के दौरान भी आखिरी 3 महीने में वो फट सकता है। तो आप सोचो कि डिलीवरी में जो प्रेशर फोर्स लग रहा है उसमें क्या होगा। मुद्दे तो मैंने बहुत बात करी, मेरी बातें अगर आप सबको पसंद आई जैसे कि मैं देख रही हूँ तो लाइक्स देते जाइए, अपने कमेंट्स देते जाइए। इसी के साथ आप सबसे अलविदा। Lots of love, lots of affection. Have a wonderful evening. Share this with your friends. I would be happy to meet you all. मैं डॉक्टर पूजा दीवान, योर गायनेकोलॉजिस्ट, गृहलक्ष्मी के शो पे हर शुक्रवार 6 बजे जुड़ती हूँ। और अब तो हम लोग इंस्टाग्राम पे भी जुड़ने वाले हैं, तो जिन लोगों ने गृहलक्ष्मी के इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो नहीं किया है ज़रूर करिए। शुक्रिया, शब्बा खैर, नमस्कार, बाय बाय।